सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा दें भूगोल से संबंधित नए वीडियो पाने के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पेपर 1 के साथ साथ भूगोल विषय की एक कंबाइंड टॉपिक को लेकर आए हैं जो काफ़ी करंट है। यह है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अर्थात अक्षय ऊर्जा के संसाधन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं टारगेट 2022 का 175 गीगावाट एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसको आज हम जानेंगे नए आंकड़ों के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। एवं यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ दोस्तों, आप अंतिम तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षय ऊर्जा के संसाधन की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल 2014 में निर्देश दिया था कि हम कुछ निश्चित लक्ष्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्राप्त करेंगे, जो साल 2022 तक प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, जो साल 2022 तक प्राप्त करना है। तो वो लक्ष्य हमारे क्या थे? तो वह लक्ष्य जो हमारा था, भारत सरकार के साल 2022 तक जो लक्ष्य था 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की प्राप्ति करना है। ये उनका लक्ष्य था। लेकिन इसमें वर्तमान में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन शुरुआत में हम लोग देख लेते हैं कि 175 गीगावाट जो लक्ष्य था, ये सामान्य तौर पर किस किस क्षेत्र में लक्ष्य रखा गया था साल 2014 ईस्वी से। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितना था, पवन ऊर्जा के क्षेत्र, साथ ही साथ हमारा जो है आपका जैव शक्ति यानी कि जीवाश्म के क्षेत्र में कितना था और लघु जल विद्युत में कितना था। तो आप देख सकते हैं कि 175 गीगावाट हमारा ओवरऑल अक्षय ऊर्जा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा उसके उपरांत 60 गीगावाट, जैव शक्ति उसके उपरांत 10 गीगावाट और सबसे कम जो था लघु जल विद्युत उत्पादन में 5 गीगावाट। तो ये हमारा था पुराना डाटा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न विगत यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो भूगोल विषय हो चाहे पेपर 1 हो। तो दोनों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे हम जानते हैं कि जो 175 गीगावाट लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, उसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, किन चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो वास्तविक रूप से ये जो है 175 गीगावाट का लक्ष्य, ये जारी किया गया है सितंबर 2020 में, लेकिन इनका शुरुआत जो है अप्रैल 2020 से ही सरकार द्वारा किया जा चुका था। ध्यान दीजिए, अप्रैल 2020 से कहीं ना कहीं इस पर काम शुरू किया जा चुका था, जो अब सितंबर 2020 में यह हमारे सामने आता है। यह पहली योजना में, यानी कि हम कहेंगे कि इस योजना के अंतर्गत 175 गीगावाट योजना के अंतर्गत हाइड्रोजन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। ध्यान दीजिए कि बदलाव में क्या किया गया है, तो बदलाव में हमारा हाइड्रोजन को शामिल किया गया है। पहले में हमारा हाइड्रोजन शामिल नहीं था। ठीक है, अभी से जो पहले था 14 से लेकर 22 तक, तो उसमें हमारा जो है हाइड्रोजन शामिल नहीं था। उसमें पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, आपका सौर ऊर्जा और लघु जल विद्युत था। लेकिन जो बदलाव किया गया है उसमें हाइड्रोजन को शामिल किया गया है। ठीक है, पहले ये शामिल हमारा हाइड्रोजन नहीं था। जब इसमें हाइड्रोजन को शामिल किया गया तो नया डाटा हमारा क्या हुआ, कैसे इसमें बदलाव हुए, जो ये स्कीम के अंतर्गत कैसे इसमें लाया गया, जो 2022 तक टारगेट है। इसमें देखते हैं हम लोग सोलर में हमारा यानी कि सौर ऊर्जा में 100 गीगावाट पहले की तरह जैसे कि तैसे ही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। विंड में, पवन ऊर्जा में 60 गीगावाट है, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपका जो है छेड़छाड़ किया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 गीगावाट बायोफ्यूल किया गया है, जो पहले 10 गीगावाट आपका जीवाश्म था। ध्यान दीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। 10 गीगावाट आपको बायोफ्यूल है, जो पहले जीवाश्म ईंधन से संबंधित था। उसके बाद
हाइड्रो प्रोजेक्ट में, हाइड्रो बेस्ड प्रोजेक्ट में 5 गीगावाट को इन्वॉल्व किया गया है, जो पहले आपका था लघु जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत, यानी कि जो हमारा स्मॉल हाइड्रल पावर है जिसमें 5 गीगावाट उत्पादन करना है उस पर था। तो ये दो सेक्टर में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव है कि 10 गीगावाट बायोफ्यूल और 5 गीगावाट हाइड्रोजन बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में। तो हम देखेंगे आगे कि हम हाइड्रोजन को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण गैस है और हमारे दैनिक जीवन के लिए और प्रदूषण को रोकने के लिए भी। और आज हम लोग वर्तमान समय में जो टोयोटो देख रहे हैं जो हाइड्रोजन गैस से चलता है, जो सोलर से चलता है, तो वो भी काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले हाइड्रोजन से बसेज और कार चलाने का जो योजना लॉन्च किया गया अप्रैल में, ये आपका लेह और दिल्ली सरकार का है, ठीक है, वहाँ से शुरू किया गया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग को क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आते हैं। ये है आपका TERIIN, द एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट्स ने कहा है कि अगर हमें, ध्यान दीजिए क्या कहा है, कि अगर हमें कार्बन न्यूट्रल, ठीक है, अगर हमें कार्बन न्यूट्रल यानी कि नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट, आप ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, कि कार्बन न्यूट्रल यानी कि नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट प्राप्त करना है तो हाइड्रोजन को हमें यूज करना होगा, हाइड्रोजन को हमें बढ़ावा देना होगा, ठीक है। तो ये किन्होंने कहा, ये है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट्स ने ये कहा है, क्या कहा है, कार्बन न्यूट्रल यानी कि नेट ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए वर्तमान में जो स्वरूप है, यानी कि वर्तमान में जो हाइड्रोजन का जो स्वरूप है उससे 3 से 10 टाइम तक बढ़ाकर 2050 में पूरा करना है। यानी कि अगर अभी 10 है तो 3 से 10 टाइम यानी कि 30, आपका कम से कम 30 और अधिकतम 100, 3 से 10 टाइम आपका होगा, बढ़ाकर ये साल 2050 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आपका डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में जो स्वरूप है उससे कितनी बढ़ाने की लक्ष्य रखे गए, तो 3 से 10 टाइम में वो 2050 तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइड्रोजन आधारित परियोजना। तो हाइड्रोजन आधारित परियोजना से संबंधित आपको बता दूं, NTPC जो भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है, इन्होंने लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन आधारित बस और कार चलाने की परियोजना अप्रैल 2020 में शुरू कर चुकी है, ठीक है। साथ ही साथ यह सबसे और इंडिया में सबसे पहला अगर हम बात करें कि कहाँ पर हाइड्रोजन आधारित परियोजना शुरू किया गया था, यहाँ पर कार और बसेस की बात है दिल्ली और लेह में, लेकिन परियोजना की बात करें तो ये है सबसे पहले आपका कोल्डम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। आप ज्योग्राफी वाले भी इस पर विशेष फोकस करें और पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है। तो कोल्डम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में, जो बिलासपुर जिले के अंतर्गत शामिल है। ध्यान दीजिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के अंतर्गत ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो सतलुज नदी पर है, कोल्डम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। साथ ही साथ अनेक और प्रोजेक्ट है जो अभी हम कहेंगे कि प्रस्तावित है या पर उस पर काम चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तपोभवन विष्णुगढ़ उत्तराखंड में, लाता तपोभवन, रामन 3, THDC विष्णुगढ़, THDC, फिर आप देख सकते हैं नेपको। तो ये 6 प्रोजेक्ट है जो प्रस्तावित है, इसके नोट डाउन कर लें, और फिर जो है प्रस्तावित है या फिर कहें इस पर काम चल रही हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन हाइड्रो पावर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट में हाइड्रोजन एनर्जी का क्या स्थिति है। तो अभी वर्तमान समय में हम बात करते हैं कि 48% जो हाइड्रोजन का उत्पादन है वो प्राकृतिक गैस से, नेचुरल गैस से प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए ये भी आंकड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अभी वर्तमान समय में 48% प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है, 48% प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा रहा है, 30% आपका ऑयल से किया जा रहा है, 10% उत्पादन कोयला से किया जा रहा है, और आपका जो है 4% जो है जल विद्युत कहें या फिर हम कहें इलेक्ट्रोसिस वाटर जो होता है, जल से जो उत्पादन होता है, उसमें 4% का योगदान हो रहा है हाइड्रोजन उत्पादन में, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हमारे लिए या आपके लिए और सभी दोस्तों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे ज्योग्राफी के नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये जो है हाइड्रोजन एक जीरो एमिशन फ्यूल है, ध्यान दीजिए हाइड्रोजन एक जीरो एमिशन फ्यूल है। और साथ ही साथ हम बात करें कि यदि ऑक्सीजन के साथ इसको मिला दिया जाए तो हम कहेंगे कि ये जीरो एमिशन फ्यूल हो जाता है,
ठीक है, जो प्रदूषण रहित होती है। लेकिन यदि नहीं जले ऑक्सीजन के साथ तो ये काफ़ी खतरनाक है। लेकिन फिर भी सरकार ने यही कदम को देखते हुए, इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाने को देखते हुए हाइड्रोजन एनर्जी डेवलपमेंट टारगेट, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन एनर्जी डेवलपमेंट टारगेट 2022 लक्ष्य रखा है। और इसमें जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं जो प्रस्तावित या चल रही उसको शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं